नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सहभागी और असहभागी अवलोकन में क्या अंतर है। इसके पहले की क्लास में हम लोग चर्चा किए थे असहभागी अवलोकन क्या है, असहभागी अवलोकन के क्या लाभ हैं, असहभागी अवलोकन की क्या दोष हैं, क्या सीमाएं हैं। अब हम चर्चा करेंगे सहभागी और असहभागी अवलोकन में क्या अंतर है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग अर्ध सहभागी अवलोकन की चर्चा करेंगे। तो पहले सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर जान लेते हैं। ये विभिन्न पॉइंटों के माध्यम से हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, जिसमें से 8 पॉइंट हैं। पहला है सहभागिता के आधार पर। पहला, सहभागिता के आधार पर। सहभागिता के आधार पर। दूसरा है गहनता में अंतर। गहनता में अंतर। समूह के व्यवहार के आधार पर। चौथा है सत्यापन के आधार पर। नेक्स्ट पांचवा है समय एवं धन के आधार पर। वस्तुनिष्ठता के आधार पर। अध्ययन यंत्रों के आधार पर। अध्ययन यंत्रों के आधार पर। नेक्स्ट है कुशलता के आधार पर। कुशलता के आधार पर। देखिए, सहभागी एवं असहभागी अवलोकन में इन 8 पॉइंटों के आधार पर अंतर किया जा सकता है, जिसमें से पहला है सहभागिता के आधार पर। देखिए, सहभागिता के आधार पर किस प्रकार से, देखिए सहभागी अवलोकन में जो अध्ययनकर्ता होता है, सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता जिस समूह का वो अध्ययन करता है उसके साथ ही रहता है, उस समूह की क्रियाओं की दैनिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, उनके साथ ही सम्मिलित होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये अध्ययन करता समूह और समुदाय का एक अभिन्न अंग बनकर उनकी सभी गतिविधियों में भाग लेता है। जबकि असहभागी अवलोकन में वह तटस्थ और मौन दृष्टा के रूप में अध्ययन करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सहभागिता के आधार पर मतलब जो सहभागी अवलोकन है उसमें अध्ययन करता है, कहीं न कहीं उस समूह का सदस्य बनता है, उनके साथ उनका एक अंग बनता है, उनके साथ रहता है और उनका अध्ययन करता है। दिन प्रतिदिन की घटनाओं क्रियाओं का अध्ययन करके वो तथ्यों का संकलन करता है। लेकिन असहभागी अवलोकन में क्या होता है, जो अध्ययन करता होता है वो समूह का सदस्य बिना बने
समूह का सदस्य नहीं होता है, वो दूर से रहकर, दूर से देखकर अध्ययन को तटस्थ होकर दृष्ट, तटस्थ और दृष्टा के आधार पर अध्ययन करता है। ठीक है, कहीं न कहीं उसमें अध्ययन करता है। तो इसमें यही अंतर हो गया पहला। दूसरा है गहनता में अंतर। देखिए गहनता में अंतर की सहभागी अवलोकन में घटनाओं का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन हो जाता है, क्योंकि अध्ययनकर्ता जो होता है वो उस समूह का सदस्य होता है, वहीं पर रहता है, वो स्वयं घटनाओं को देखता है, उनका निरीक्षण परीक्षण करता है। इसलिए सूक्ष्म और गहन अध्ययन संभव है और गुप्त सूचनाएं भी संकलित की जा सकती हैं। वहां पर क्या होगा कि गुप्त सूचनाएं भी कहीं न कहीं वो संकलित कर लेता है। ठीक है, जबकि असहभागी अवलोकन में यह संभव नहीं है। असहभागी अवलोकन में तो वो दूर से बैठकर या दूर से देखकर या अन्य किसी माध्यमों से वो अध्ययन करता है, तो उसमें गहनता से अध्ययन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो गहनता में अंतर होता है कि सहभागी अवलोकन में हमें गहनता और सूक्ष्मता से जो भी डेटा मिल जाता है वो असहभागी अवलोकन में नहीं मिलता, उसमें गहनता बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है समूह के व्यवहार के आधार पर। अब देखिए ना कि जैसे बताया कि सहभागी अवलोकन में जो भी अध्ययन करता है या अवलोकन करता होता है उस समूह का सदस्य बन जाता है, तो समूह के लोग उसको अपना लेते हैं, तो उसके साथ कोई कृत्रिम व्यवहार नहीं करते। जो उनकी एक्चुअल, जो उनकी वास्तविकता होती है, दिन प्रतिदिन की जो भी उनकी क्रियाएं होती हैं, जो भी उनका रहन सहन, खान पान, नृत्य गान, जो भी कार्य करते हैं, जो जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करता है, क्योंकि वो अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता को नहीं जानते हैं और उसको एक अपना पारिवारिक सदस्य या घर का सदस्य या उस समूह का सदस्य मान लेते हैं। तो उसके साथ होता ही है कि वो व्यवहार के आधार पे, उसके व्यवहार के आधार पे उसको जो डेटा मिलता है वो एकदम वास्तविक और विश्वसनीय डेटा मिलते हैं। और असहभागी अवलोकन में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे जो भी अध्ययन करता होता है वो अपने दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। वो दूर से कितना अवलोकन कर लेगा, कितना समझ लेगा, तो वो अपने दृष्टिकोण के आधार पे अध्ययन करता है। देखिए सहभागी अवलोकन में समूह के लोग अवलोकनकर्ता को अपने ही समूह का सदस्य या साथी मानते हैं, अतः उसके सम्मुख स्वाभाविक व्यवहार करते हैं, मैंने आपको बताया। जबकि असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता एक अजनबी व्यक्ति, मैंने अब ये भी बताया कि असहभागी अवलोकन में जो अध्ययनकर्ता को एक अजनबी व्यक्ति समझते हैं। अगर वो दूर से अवलोकन कर रहा है या उनके पास जाकर अचानक कोई जानकारी प्राप्त कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं उसको संदेह की दृष्टि से देखते हैं। बहुत सारे देखिए रिसर्च करने वाले लोग आते हैं तो लोग अपना दरवाजा ही नहीं खोलते, उनको बताते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं कि पता नहीं किस प्रकार की जानकारी ले रहा है, कहीं न कहीं हमको इससे हानि ना हो जाए, हमारे परिवार को हानि ना हो जाए, तो लोग उसको भगा देते हैं, उसको सही तरीके से नहीं देते या संदेह की दृष्टि से देखते हैं तो डेटा गलत बता देते हैं, वो अपना बनावटी रूप बना लेते हैं, वो सही चीजें नहीं बताते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनके सम्मुख स्वाभाविक व्यवहार करते हैं, जबकि असहभागी में अजनबी और व्यवहारी व्यक्ति जैसा व्यवहार होता है। ठीक है, जिसके सम्मुख कृत्रिम व्यवहार व्यक्त किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसके सम्मुख कहीं न कहीं कृत्रिम व्यवहार करते हैं और सही वास्तविकता की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। नेक्स्ट है सत्यापन के आधार। देखिए सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता को घटनाओं की सत्यता की जांच करने के लिए कई अवसर मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर उसको आज मान लीजिए अध्ययनकर्ता स्वयं साथ में रहता है समूह के साथ, अगर उसको कोई भी संदेह होता है तो नेक्स्ट दिन या अगले दिन या कभी भी वो फिर से अध्ययन कर सकता है, उसके बारे में वो प्रक्रिया फिर से दोहरा सकता है। तो उसको कई अवसर मिल जाते हैं, इसलिए उसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनी रहती है। वो कहीं न कहीं उसके पास डेटा सही तरीके के होते हैं। ठीक है, अवसर प्राप्त होते हैं। जबकि असहभागी अवलोकन में सत्यापन के अवसर सीमित होते हैं। अब असहभागी अवलोकन में हम सत्यापन के अवसर कहीं न कहीं सीमित होते हैं, उसमें इस प्रकार का नहीं कर सकते। लेकिन सहभागी में तो हम साथ में ही रहते होते हैं, तो वहां पर बार बार मौका मिलता है और बार बार हमें सत्यापन हम कर लेते हैं कि हाँ ये चीज सही है कि नहीं है। समय और धन के आधार पर, देखिए समय और धन के आधार पर क्या होता है कि जो असहभागी अवलोकन की तुलना में सहभागी अवलोकन में समय अधिक लगता है और धन अधिक लगता है। तो सहभागी अवलोकन में अधिक धन खर्च होता है, समय भी बहुत लग सकता है, कब तक आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन असहभागी अवलोकन में समय भी कम खर्च होता है और धन भी कम खर्च होता है। तो इस आधार पर ये अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता के आधार पर। वस्तुनिष्ठता के आधार पर किस प्रकार से सहभागी अवलोकन की तुलना में असहभागी अवलोकन अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होता है। अब देखिए ये माना जाता है कि जो असहभागी अवलोकन होता है वो कहीं न कहीं अधिक वस्तुनिष्ठ होता है।
क्योंकि उसमें व्यक्ति के पक्षपात के आने की संभावना कम रहती है, क्योंकि वो अचानक जाकर सर्वे करता है तो उसमें कोई पक्षपात नहीं होता, जो भी वास्तविकता एक्चुअलिटी होती है वो उसको पता चल जाती है और उसी आधार पे वो अपना निष्कर्ष निकालता है। तो इसमें वस्तुनिष्ठता ठीक है और पक्षपात रहित होता है, तो ये ज्यादा उपयोगी असहभागी माना जाता है वस्तुनिष्ठता के आधार पर। नेक्स्ट है अन्य यंत्रों के आधार पर अध्ययन यंत्रों के आधार पर सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अवलोकन कार्ड का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, सहभागी में क्या होता है, अवलोकन कार्ड का प्रयोग नहीं करता है, वो किसी भी प्रकार से वो आराम से अपना रह करके वहीं अध्ययन कर। जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अनुसूची का प्रयोग, कहीं न कहीं अनुसूची, अवलोकन कार्ड आदि का प्रयोग करता है। अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन कार्ड इन सब का प्रयोग करता है, लेकिन सहभागी में वो इस प्रकार की किसी भी कार्ड का या किसी भी इस तरह का प्रयोग नहीं करता है। नेक्स्ट है कुशलता के आधार पर। देखिए कुशलता के आधार पर किस प्रकार से अंतर पाया जाता है कि सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता अधिक कुशल और प्रशिक्षित होना चाहिए। ठीक है, सहभागी अवलोकन में जो अवलोकन करता है वो कहीं न कहीं अधिक कुशल और प्रशिक्षित होना चाहिए, जबकि असहभागी में जो असहभागी अवलोकन में सामान्य अनुभव एवं प्रशिक्षण के आधार पर ही अध्ययन संभव है। असहभागी में क्या है, सामान्य भी हो गया, अनुभव के आधार पर कहीं न कहीं अध्ययन संभव है, लेकिन सहभागी के लिए प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। अध्ययनकर्ता को पढ़ा लिखा और प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। तो ये सहभागी और असहभागी के 8 प्रकार के अंतर बताए गए, इनके आधार पर इनमें अंतर किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अर्ध सहभागी अवलोकन क्या होता है। अर्ध सहभागी अवलोकन तीसरा है ये। नाम से पता चल रहा होगा अर्ध सहभागी मतलब कि कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए हम कुछ सहभागी और कुछ असहभागी, किसी भी अध्ययन में पूर्णतः ना तो सहभागी हो गया और ना ही पूर्णतः असहभागी हो गया, हमने बीच का रास्ता निकाला। ना तो पूर्णतः सहभागी अवलोकन पे आधारित होता है ये, न पूर्णतः असहभागी अवलोकन पे आधारित होता है, बल्कि यह किसी भी अध्ययन में पूर्णतः सहभागी और पूर्णतः असहभागी अवलोकन संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पर असहभागी अर्ध सहभागी अवलोकन का प्रयोग करते हैं हमने कहीं न कहीं। गुडे और हार्ट ने दोनों के मध्यवर्ती मतलब सहभागी और असहभागी दोनों की बीच का रास्ता निकाला है गुडे और हार्ट ने कि अर्ध सहभागी अवलोकन का सुझाव देते हैं, जिसमें दोनों के गुणों का समावेश होता है। इसमें सहभागी अवलोकन का भी समावेश होता है और असहभागी अवलोकन का भी समावेश होता है, दोनों का समावेश होता है। वे लिखते हैं कि व्यक्ति को किसी एक सहभागी अथवा असहभागी रूप को पूर्णतः अपनाने की अपेक्षा इन दोनों, ऐसा नहीं कि दोनों को मतलब इन दोनों की अपेक्षा जरूरी नहीं है कि केवल पूर्णतः सहभागी अपनाएं या पूर्णतः असहभागी अपनाएं। इन दोनों को पूर्णतः अपनाने की अपेक्षा दोनों के कार्यों के साथ साथ पूर्ति की अधिक सुगम होती है। अर्ध सहभागी अवलोकन में अध्ययन करता, जो अर्ध सहभागी अवलोकन होता है उसमें अध्ययन करता समूह के दैनिक कार्यों में सहभागी बन सकता है। ठीक है, समूह के दैनिक कार्यों में कहीं न कहीं सहभागी बन सकता है, लेकिन किसी विशेष उत्सव, घटना, क्रिया एवं समारोह के अवसर पर दूर बैठकर अध्ययन कर सकता है। ठीक है, मतलब दोनों चीजें। अर्ध सहभागी में क्या होता है कि जैसे दैनिक कार्य, जो भी किसी भी समूह के दैनिक कार्य हैं उसमें वो भाग ले सकता है अध्ययन करता या अवलोकन करता, लेकिन अगर कोई उत्सव, त्योहार या कोई भी उनके यहाँ कार्यक्रम हो रहा है तो उसको दूर बैठकर अध्ययन कर सकता है, दूर बैठकर उनका अध्ययन करता है। इस विधि में सहभागी और असहभागी दोनों विधियों का सम्मिलित रूप हो जाता है। इसमें क्या होगा कि सहभागिता, हमने दैनिक कार्यों के लिए सहभागिता पद्धति का उपयोग कर लिया और उनके उत्सव, त्योहार या विशेष कार्यक्रमों में असहभागी पद्धति का प्रयोग कर लिया। तो हमने दोनों पद्धतियों का इसमें प्रयोग कर लिया और दोनों का लाभ प्राप्त होते ही दोनों के दोषों
से बचाव हो जाता है। इस संदर्भ में विलियम व्हाइट ने कहा है, विलियम व्हाइट ने क्या कहा है, हमारे समाज की जटिलता के कारण पूर्ण एकीकरण का दृष्टिकोण अव्यवहारिक रहता है। विलियम व्हाइट ने कहा कि हमारे समाज, जो भी हमारा समाज है, की जटिलता के कारण पूर्ण एकीकरण का दृष्टिकोण अव्यवहारिक रहता है। एक वर्ग के साथ एकीकरण से उसका संबंध अन्य वर्गों से समाप्त हो जाता है। अगर एक वर्ग के साथ एकीकरण करेंगे तो उसका संबंध अन्य वर्गों के साथ समाप्त हो जाता है। इसलिए अर्ध तटस्थ स्थिति बनाए रखना ही अधिक श्रेष्ठकर है। ठीक है, हमने बीच का रास्ता अपना लिया, ना ही पूरी तरीके से सहभागी हुए और ना ही असहभागी हुए, बीच का रास्ता निकाल लिया। तो बहुत जगह होता ही है कि हम लोग बीच का रास्ता निकालते हैं, ठीक है ना, तो ये जरूरी था। इसके लिए तटस्थ अवधारणा यानी अर्ध सहभागी अपनाना आवश्यक था। जैसे सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, गेंद फेंकना, खेलना, साथ साथ खाना पीना, और फिर यह स्थिति बनाए रखना कि तुम्हारा मुख्य उद्देश्य अनुसंधान है। ठीक है, हमें ये भी देखना, उनके साथ रहना भी है, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि हमारा मुख्य कार्य क्या है, कहीं न कहीं अनुसंधान है। तो इस अध्ययन विधि का प्रयोग लिपले ने किया, लिंड ने किया। लिपले ने अर्ध सहभागी का किया, लिंड ने किया, अन्य कई समाज वैज्ञानिकों ने किया है। जब हम किसी समूह के विशिष्ट व्यवहारों एवं सांस्कृतिक जीवन, जब भी हम किसी समूह के विशिष्ट व्यवहार और उनके सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उनके विशिष्ट व्यवहार मतलब उनकी दिन प्रतिदिन की क्रियाएं, अगर हमें उनकी दैनिक क्रियाएं क्या है तो उसमें हम सहभागी अवलोकन को अपना लेते हैं। ठीक है, उनके साथ रहकर हम अध्ययन कर लेते हैं। जब कोई उनका सांस्कृतिक त्योहार होता है, कोई त्योहार होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तब हम उसमें दूर से बैठकर उनके कार्यक्रम को देखते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, तो वो असहभागी आ गया। तो इन दोनों का समन्वय हमको अर्ध सहभागी की तरफ ले जाता है, तो हमें कहीं न कहीं डेटा बहुत सटीक कलेक्ट मिल जाता है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग लोकगीतों, इस विधि का प्रयोग किसमें करते हैं हम? लोकगीतों में, कथाओं में, धार्मिक कर्मकांडों में, उत्सवों में, खेल कूदों में, जादुई क्रियाओं में, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के अध्ययन के लिए उपयुक्त विधि है। इन सब के लिए ये अर्ध सहभागी जो है उपयुक्त विधि है। खेल कूद, जादुई क्रियाएं, मनोरंजन करने में कहीं न कहीं ये उपयुक्त विधि के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से अर्ध सहभागी अवलोकन में समझ गए आप कि अर्ध सहभागी अवलोकन वह अवलोकन है जिसमें दोनों का लाभ मिलता है, सहभागी अवलोकन का और असहभागी अवलोकन का। सहभागी अवलोकन के माध्यम से हम किसी समूह की दैनिक क्रियाओं के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, असहभागी अवलोकन के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि उनके उत्सव क्या हैं, उनके त्योहार क्या हैं, उनके नृत्य क्या हैं, उनके लोकगीत क्या हैं, उनकी कथाएं क्या हैं। तो इनका अध्ययन करने के लिए हम कहीं न कहीं असहभागी पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों के मिश्रित रूप को कहते हैं अर्ध सहभागी। तो अर्ध सहभागी में कहीं न कहीं दोनों विधियों के सम्मिलित रूप को अपनाया जाता है। तो इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा कि अर्ध सहभागी अवलोकन क्या है। ठीक है, अब देखिए ये अनियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत तीनों पॉइंट आए थे, जिसमें सहभागी अवलोकन की चर्चा हमने कर दी, असहभागी अवलोकन की चर्चा कर दी और अर्ध सहभागी अवलोकन की चर्चा कर दी। अब देखिए जो अनियंत्रित अवलोकन है इसके लाभ क्या है, अनियंत्रित अवलोकन के लाभ क्या है, लाभ देख लीजिए। अनियंत्रित अवलोकन के लाभ, विभिन्न विचारकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं नियंत्रित अवलोकन के लाभ। देखिए सामाजिक घटनाओं की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि उनका सदैव ही नियंत्रित अवलोकन संभव नहीं हो पाता है। कुछ भी सामाजिक घटनाओं की जो नेचर है, प्रकृति ऐसी है कि उसमें नियंत्रित अवलोकन कार्य नहीं करता है, कहीं न कहीं अनियंत्रित अवलोकन ही स्वाभाविक होता है, अनियंत्रित अवलोकन ही कार्य करता है। अतः स्वाभाविक स्थितियों में उनका अवलोकन करना होता है। जैसे पीवी यंग ने लिखा है, ऐसी जीवन की परिस्थितियां जिन्हें नियंत्रित तथा कृत्रिम दशाओं के अध्ययन, ऐसी जीवन मतलब जीवन की ऐसी परिस्थितियां जिन्हें नियंत्रित तथा कृत्रिम दशाओं में अध्ययन किया जा सकता है, अपेक्षाकृत थोड़ी ही होती हैं।
कहीं न कहीं थोड़ी ही होती हैं। प्रायः ही हमें उस समय अवलोकन करना पड़ता है जब वह संभव होता है। हमें अवलोकन तभी करना पड़ता है जब वह संभव होता है तथा उसे वास्तविक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में जिनमें घटना घटित हुई है अवलोकन करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें घटना घटित हुई होती है उसका उसी आधार पे हमें कहीं न कहीं अवलोकन करना पड़ता है। संभवतः इसी कारण से अनेक सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण, संभवतः क्या है, इसी कारण से अनेक जो है कहीं न कहीं सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण और दैनिक जीवन का ज्ञान अनियंत्रित अवलोकन का ही परिणाम है। तो इस कारण से कहीं न कहीं दैनिक जीवन के बहुत सारे नियम ऐसे आए जहाँ पे हमें अनियंत्रित अवलोकन को अपनाना पड़ा है, उसी का ही परिणाम है। अनियंत्रित अवलोकन किसी भी समुदाय के संपूर्ण जीवन के अध्ययन की सर्वोत्तम विधि है। पीवी यंग ने बताया कि जो अनियंत्रित अवलोकन है किसी भी समुदाय अनियंत्रित अवलोकन किसी भी समुदाय के संपूर्ण जीवन के अध्ययन की, जो कोई भी समुदाय है उसके संपूर्ण जीवन के अध्ययन की सर्वोत्तम विधि है। कहीं न कहीं ये सर्वोत्तम विधि है। गुडे एवं हार्ट ने प्राकल्पना की जांच में इसकी उपयोगिता का उल्लेख करते हुए लिखा है। जब गुडे और हार्ट ने हाइपोथेसिस की उपयोगिता के बारे में जांचा तो लिखा है कि अनियंत्रित अवलोकन को किसी अनुसंधान योजना के, जो भी अनियंत्रित अवलोकन है उसको किसी अनुसंधान योजना के प्रारंभिक स्तर पर, इस अनियंत्रित अवलोकन को किसी अनुसंधान योजना के प्रारंभिक स्तर पर संपन्न करना इसलिए महत्वपूर्ण बताया है कि इसके द्वारा किसी सूक्ष्म प्राकल्पना की भी क्षेत्रीय जांच की जा सकती है। इसके आधार पे क्या होता है, कहीं न कहीं सूक्ष्म प्राकल्पना की क्षेत्रीय जांच की जा सकती है। ठीक है, पीवी यंग ने फिर लिखा है कि ध्यानपूर्वक किए गए अवलोकन को, अगर ध्यानपूर्वक हम कोई भी अवलोकन करते हैं, ध्यानपूर्वक किए गए अवलोकन को अधिक यथार्थता होती है तथा इसमें घटनाओं को भली प्रकार देख सकने की क्षमता का समावेश होता है। कहीं न कहीं जो है घटनाओं को सही प्रकार से देखने की क्षमता का इसमें समावेश होता है। तो इस प्रकार से ये अनियंत्रित अवलोकन के लाभ हैं। तो ये समझ में आ गया होगा बेटा। आज की क्लास हम यहीं से समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में नियंत्रित अवलोकन की चर्चा करेंगे और नियंत्रित अवलोकन के जो भी पार्ट हैं उनकी चर्चा की जाएगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं से समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।